Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली का आयोजन हो रहा है और इस महारैली में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम वो राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स हैं। और इस महारैली में शामिल होने के लिए शिवसेना की ओर से हमारे साथ बातचीत के लिए हैं प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन की महारैली आज रांची में होने जा रही है। बड़े मुद्दे लगातार आप लोग उठा रहे हैं, खासकर अगर एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की जाए। और यहाँ झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद एक तरीके से ये उसके विरोध में एक बड़ी रैली आयोजित हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि बनकर चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी के गिरफ्त में लेकर उनको गिरफ्तारी की है, ना तथ्य है ना सत्य है। बस उनका गुनाह ये है कि वो ऐसी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, झारखंड वासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिस वजह से उनको धर दबोचा है। मैं बस यही कहूँगी कि ये तानाशाही पूरी देश देख रही है, ईडी आईटी सीबीआई का मिसयूज़ देख रही है। और आने वाले समय में ये जब हमारी सरकार आएगी 4 जून के बाद, जब हमारी सरकार बनेगी, इन सारी एजेंसीज़ का हम उन पे कार्रवाई करेंगे, उन लोगों पे जिन लोगों ने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार को के सामने। उनका काम था देश के लिए काम करें, देश हित में काम करें, ना कि सरकार के लिए काम करें। तो हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे और 4 जून को आपको चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं, जहाँ इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया में जो सही मायने में एजेंसीज़ को काम करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसको हम पटरी पर लाएंगे। आप कह रही हैं कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। इंडिया गठबंधन का क्या आंकड़ा है? नहीं, हमारे आंकड़े से ज़्यादा हमें ये पूरा विश्वास है कि देश की जनता जो आ रही है वो विरोध में आ रही है ऐसी सरकार के लिए जिसमें सिर्फ तानाशाही नहीं है। उनको देखकर जिन्होंने महंगाई ख़त्म करने की वादा किया था, जिन्होंने महिला सुरक्षा की बात कही थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात कही थी, जिन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, जिन्होंने कहा था युवाओं को रोज़गार देंगे, वो सारे मापदंड जो भी माध्यम थे जनता के लिए, सब तरीके से बंद कर दिए हैं। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि जनता हमें बहुमत देगी। मैं 400, 500, 600 का नारा नहीं लगाऊंगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी हैं। पर ये बात तय हो गई है फर्स्ट फेज़ के बाद कि यहाँ पर चुनाव बदलाव का है और सरकार बदलने वाली है। फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हो गया, जैसा आपने भी कहा, महाराष्ट्र में भी फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ है। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको फर्स्ट फेज़ के बाद? मैं आपको क्लियरली कह दूं, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो और बाकी सारे देश के जो राज्य हैं वो हों, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है, यहाँ पर हेमंत सोरेन जी को, एक पॉपुलर मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में खास करके जिस तरीके से सरकार गिराएगी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान को तोड़ मरोड़ कर एक सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है, भरपूर है, भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर और जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। तो जनता उनका जवाब देने को तैयार है। आप कोई भी इंटरव्यू उठा लीजिए, जितना ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे इरादे दिखा रहे हैं और झूठे ये बता रहे हैं कि 400 का पार करेंगे, उतनी ही जनता उनसे खिसियाई जा रही है। अच्छा, आज की रैली में उद्धव जी नहीं आए हैं, क्या कोई खास वजह? नहीं, कोई वजह नहीं है। हम इलेक्शन के बीचों बीच है। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव साबित करेगा कि महाराष्ट्र की दिशा और दशा कहाँ जानी है। उद्धव जी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर साबित हुए हैं जब मुख्यमंत्री थे, और जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश हुई, उन सारी चीज़ों को लेकर उनकी जिम्मेदारी बड़ी है पक्ष प्रमुख होने के नाते। इसलिए वो क्योंकि इलेक्शन रैलीज इन सब में बिजी हैं और 26 को दूसरा चरण होने वाला है, इसलिए वो नहीं आ पाए और तभी मुझे भेजा गया है। अच्छा, उद्धव जी का एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा अब चर्चा में आ गया है। उन्होंने ये दावा किया कि 2019 के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव जी से कहा था कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे आने वाले समय में, जिस पर अब पलटवार किया है देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा है कि उद्धव जी जो हैं वो काल्पनिक कहानियाँ बना रहे हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को कोई तवज्जो नहीं देना चाहूँगी। जिनकी पार्टी ने उनको 1/4 मिनिस्टर बनाकर रखा हो, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाकर रखा हो, को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनकी बातों का मैं किसी तरीके का संज्ञान नहीं लेने वाली, ना जवाब देने वाली। सच्चाई जो हमने कही हैं वो सब साबित हुई हैं कि अमित शाह जी ने जो वादा किया था फिर वादा खिलाफी हुई है। जो झूठे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस दे रहे थे वो उसको भी आज उद्धव जी ने उजागर किया है। और आने वाले समय में इन लोगों ने जिस तरीके से सरकार बनाई है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा।
अच्छा, इंडिया गठबंधन में प्रियंका जी कई नेताओं की नाराजगी की भी खबरें चलती हैं। खासकर मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। वो भी नहीं आ रही हैं, डेरेक ओब्रायन आ रहे हैं उनकी जगह। नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। वो अपने अलायंस इंडिया अलायंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और वो भी खुद इलेक्शन में व्यस्त हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से फेक न्यूज़ चलाई जाती है, फेक नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को भी हटाने की कोशिश की जाती है। तो वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए सब लोग ने अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको भेजा है। बस यही कहूँगी कि इंडिया अलायंस एकजुट है, एक साथ है। वो सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के प्रति हमारी, जहाँ संविधान और प्रजातंत्र को जो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और अगर ये तीसरी बार आते हैं और बाकायदा इनके खुद के वो हैं जिनको टिकट्स मिली हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो बार बार कह रहे हैं 400 से ज़्यादा हमें सीट दीजिए जैसे हम संविधान बदल दें। तो हम सब अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, उस जिम्मेदारी के चलते हम सब एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कहीं मैं कहती हूँ कि अंडर कॉन्फिडेंस है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भारतीय जनता पार्टी के गुट और उसके एलाइज में है। महाराष्ट्र में तो जूते चप्पल चल रहे हैं एक दूसरे के बीच में। महाराष्ट्र से निकल के मैं दिल्ली पर एक बार आना चाहूँगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया गया 21 मार्च को। लगातार उनकी जुडिशल कस्टडी अब बढ़ रही है और इस बीच लगातार उनकी पार्टी ये कह रही है कि तिहाड़ जेल के अंदर मुख्यमंत्री के साथ कोई हादसा हो सकता है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। देखिए किस तरीके से एक षड्यंत्र के अंतर्गत लोग इनके सीनियर लीडरशिप को अरेस्ट किया गया। अभी तक ना आपके सामने, ना मेरे सामने, ना कोर्ट के सामने कोई एक तथ्य और सत्य उन्होंने दिया है। बार बार ये कहते हैं हमें इनकी गिरफ्तारी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लिंक साबित करना है। कौन सा लिंक? 1.5 साल से ऊपर हो गया, क्या लिंक आप साबित करने में नाकामयाब रहे हैं? इसके और उसी की आड़ में आपने उनको हिरासत में रखा हुआ है। आप चाहते हैं उनके इंसुलिन ख़त्म हो जाए, आप चाहते हैं कि वो हिरासत में रहें, उनको खाना उनके घर का नहीं दिया जाए। एक अगर डायबिटीज़ पेशेंट वो बता रहे हैं हमने आपको, तो उनका जो भी मेडिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उनका मेडिकेशन नहीं होने देंगे। तो एक साजिश दिख रही है कि चाहते हैं किसी तरीके का उन पर हानि आए और ये अवसरवादी जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने एक रैली के दौरान इंडिया अलायंस पे हमला बोलते हुए ये कहा कि विपक्ष का नेता कौन है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। मैं फिर भी कहूँगी और बार बार दोहराऊंगी, विपक्ष के जो अगर आप अलायंस देखेंगे उसमें कितने सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं और सारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स पॉपुलर हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉपुलर रहे हैं और वो सक्षम हैं कि अगर उन्होंने राज्य चलाए हैं, देश भी चला सकते हैं। खुद ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं यही कहूँगी एटलीस्ट हमारे यहाँ पे इतने तो लीडर्स हैं जो ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। आपकी अलायंस में अगर कोई झूठा ये भी इरादा दिखा दे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना चाहता है, उनको रिटायर कर देंगे, ये उनकी हालत है। तो लीडरशिप ऐसे नहीं होती है और नेतृत्व हमारा अमेरिकन स्टाइल ऑफ इलेक्शन नहीं है, हमारा यूके स्टाइल ऑफ इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पे एमपीज़ चुनते हैं कौन उनका प्रधानमंत्री बनेगा और एमपीज़ को कौन चुनता है? जनता चुनकर भेजती है। एक करप्शन पे भी एक सवाल मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो अगर 2024 की लोकसभा चुनावों में जो मुद्दे हैं उसमें आपने भ्रष्टाचार एक मुद्दा उठाया। उधर से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि इंडिया अलायंस जो है ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। बीजेपी ना एक वैक्यूम क्लीनर बन गई है। उद्धव जी कहते हैं ये वैक्यूम क्लीनर है, जो दूसरों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, फिर उनको वैक्यूम क्लीनर से अपनी तरफ ले लेते हैं और फिर उनको क्लीन चिट दे देते हैं। अब अजीत पवार क्या थे? 70,000 करोड़ के भ्रष्ट इंसान कहा गया था, सच्चाई घोटाले में फंसे हुए थे। उनको भ्रष्ट से उनको वो कर दिया, भ्रष्ट मुक्त कर दिया। फिर आप देखिए हिमंतु बिस्व शर्मा हैं, फिर आप देखिए प्रफुल्ल पटेल हैं। अब मैं आपको इतने अनगिनत नाम बता सकती हूँ महाराष्ट्र के अंदर ही अंदर, पर मैं वो उन सब का हवाला छोड़िए। खुद इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई थी जहाँ पे कहा था 25 लोग जो लीडर्स ऐसे हैं जो बीजेपी में जिन्होंने हाथ बीजेपी का थामा है, वो गीदड़ लोग हैं जो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जैसे हेमंत सोरेन जी डट के लड़ रहे हैं, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। ये वो गीदड़ लोग हैं जिन्होंने इन लोगों के साथ बैठना कबूल किया पर जेल जाना कबूल नहीं किया, सत्य की लड़ाई लड़ना कबूल नहीं किया। तो 25 में से 23 का तो क्लीन चिट दे दी गई। तो आप क्या भ्रष्टाचार की बात करें? अगर कोई भ्रष्टाचार युक्त पार्टी हो गई है तो बीजेपी हो गई है, और वो दूसरों पे आप भ्रष्टाचार का आरोप मत मढ़िए, क्योंकि आपने हमारी पार्टियों में वैक्यूम क्लीनर चलाकर उन भ्रष्टाचारियों को अपनी तरफ बिठा लिया है।
एक आखिरी सवाल और मैं लूंगी प्रियंका जी आपसे, क्योंकि लगातार परिवारवाद की बात आती है। बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर, कांग्रेस हो या बाकी विपक्ष के जो पार्टीज़ हैं, उनको कहती है कि ये परिवारवाद से भरी हुई हैं। और अब खासकर मैं अगर दिल्ली की भी बात करूं, जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल अब स्टेज पर नज़र आती हैं, तो ये बार बार सवाल खड़ा किया जाता है कि वो किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, किस हैसियत से वो प्रचार करती हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के मंच पर भी आ रही हैं। देखिए, क्या हैसियत का क्या मतलब है। आज अगर एक पति के साथ, एक पॉलिटिशियन से पहले वो पति भी हैं किसी के, उनका भी परिवार है। जिनके परिवार नहीं है वो शायद ये इमोशन नहीं समझेंगे कि जिनको गलत कारणों की वजह से जेल में डाला गया है, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है, उनकी दवाइयाँ नहीं दी जा रही है, घर का खाना नहीं दिया जा रहा है, तो वो लड़ाई आकर नहीं लड़ेंगी। आज मेरे परिवार में किसी को कुछ होता है, मैं वो लड़ाई नहीं लड़ूंगी। जो परिवारवादी होता है ना, जिसका परिवार से प्रेम हो और देश भी प्रेम हो, वो ये लड़ाई लड़ेंगे। जिनके परिवार ही नहीं देखे हैं वो क्यों परिवारवादियों के बारे में बोलते हैं। और आज उनकी पार्टी में देखिए कितने परिवारवादी हैं, कितने डायनेस्ट हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी में सभी हैं। अजीत पवार हों, फिर आप अशोक चौहान हों, इतने अनगिनत हैं, अनुराग ठाकुर हों, कितने लोग, अब सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हों। मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि मैंने बांसुरी जी से अभी बात की थी, तो मैंने उनसे पूछा कि परिवारवाद की बात करती है बीजेपी और आपको टिकट मिल गया, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में मेहनत करने से, संघर्ष करने से टिकट मिलता है, किसी का सरनेम होने से टिकट नहीं मिलता। अब मैं इस पे क्या ही कहूँ, मैं क्या ही कहूँ, और वो भी क्या कहें। अब उनको उनकी पार्टी ने टिकट दी है और वो जानती हैं कि उनको जो टिकट दी गई है, बार बार उनकी तुलना सुषमा स्वराज जी से की जाती है, इसलिए दी गई है। आई एम श्योर वो मेहनत करेंगी, अपना विश्वास उन्होंने जीता है। पर बात तो है, उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा जनता के दरबार में। पर परिवारवाद का सवाल उठाने से पहले ज़रा अपने गिरेबान में झांकें। आज हर तरीके से हर मंत्री का बेटा, आज उनके मंत्री का बेटा आज राजनीति में है और भारतीय जनता पार्टी में है। अगर एमपी का चुनाव नहीं लड़ता है तो एमएलए का चुनाव अपने क्षेत्र से लड़ता है। इनकी तो अब ऐसी ये हालत है कि ब्यूरोक्रेट्स के भी बच्चे लड़ रहे हैं। तो ये आपने बना दिया है और दूसरों पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, शर्मनाक है। आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन की रैली जो है हमने रामलीला मैदान में भी देखी और अब रांची में भी हम देख रहे हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर आते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलते हैं, रैलीज़ के अंदर भीड़ भी आ रही है। आपको लगता है कि इन रैलीज़ के ज़रिए एक साथ एक मंच पर आकर विपक्ष के नेताओं की बातें जनता तक पहुंचेंगी और उसका असर आपको 4 जून को दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि जनता भी देख रही है किस तरीके से तानाशाही बढ़ रही है। और वो ये भी जानते हैं आज ईडी, सीबीआई, आईटी का विरोधी पक्ष के साथ हो रहा है, कल उनके साथ होने लग जाएगा। घर घर में ईडी घुसने लग जाएगी। अब आप देखिए कॉर्पोरेट हाउसेज में जो इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन नहीं देते थे, उनके ऊपर ईडी चली जाती थी और जैसे ही छापेमारी की वैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आ जाते थे। अरविंद केजरीवाल जी को जिस अप्रूवर स्टेटमेंट की वजह से मिला है, उन्होंने कितने 55 करोड़ तो उन्होंने दिए हैं जेल से छूटने को। तो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जनता समझ रही है, आज भारी संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो इनके खिलाफ काम हो रहा है, जनता के खिलाफ काम हो रहा है। कि रोज़ प्रधानमंत्री हर रविवार को आकर मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं हैं, तो उसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। और हम लोग जो आ रहे हैं, हम जब भी रैलीज़ में आते हैं उसके बाद हम अपने क्षेत्रों में जाकर भी लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में जुड़ रहे हैं, और वहीं से फीडबैक आ रहा है कि जनता संतुष्ट नहीं है। ये जो वेव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको फर्स्ट फेज़ में ही दिखाई दे गया होगा। जो जनता बूथ पे आ रही थी, सब यही कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और ये उनके सबसे बड़े मुद्दे हैं। कोई अंडर करंट है क्या? अंडर करंट हो, ओवर करंट हो, जो भी करंट हो, करंट बदलाव का है। 4 जून को क्या? उनको करंट लगने वाला है। मोदी जी और अमित शाह जी को, जो इतने अहंकार से भर चुके हैं, हर एक मंत्रीगण में इतना अहंकार है कि जनता उनसे सवाल पूछने उनको देशद्रोही कह देते हैं, देश विरोधी बता देते हैं, सवालों के जवाब से भागते हैं। पार्लियामेंट के अंदर लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं। तो करंट जो लगने वाला है वो ऐसे अहंकारी लोगों को लगने वाला है जिन्होंने अहंकार के आधार पर अपनी सत्ता जमाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। तो प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ थी और उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और विपक्ष के नेताओं पर जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग करके उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उन तमाम चीज़ों का आने वाले चुनावों के नतीजे जो होंगे उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद उन तमाम चीज़ों को लेकर
एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला है प्रियंका चतुर्वेदी ने। पूरा इंटरव्यू देखिए आप और कमेंट करके बताइए कि इंटरव्यू में आप क्या सवाल पूछना चाहते थे। अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।